हेलो बच्चों। तो लेस टाइम मोर कॉन्सेप्ट के अंदर हम डायमेंशंस के एप्लीकेशन में फाइनल एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं। वो एप्लीकेशन है डेराइव द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। अमंग फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या कि जैसे बहुत सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को एक ही रिलेशन एक ही एक्सप्रेशन के अंदर कैसे लाना है। जैसे एग्जांपल समझाऊं मैं, जैसे आपने माला देख रखी होगी, माला के अंदर अलग अलग मोती होते हैं, उन सभी अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरोने के बाद ही वो माला बनकर तैयार हो पाती है, एक धागे में पिरोने के बाद ही माला बनकर तैयार होती है ना। उसी तरीके से जैसे देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब समझाया था पहले, मान लो वेलोसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ग्रेविटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब हम कुछ ऐसा करेंगे, हमारे क्वेश्चन की डिमांड कुछ ऐसी होगी, हम कुछ ऐसा करेंगे कि इन सभी अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरो के एक फॉर्मूला और एक प्रकार से कहते हैं ना एक माला तैयार कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की मदद समझते हैं। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आप करना भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन देखो, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन सर्कुलर ऑफ रेडियस r। कहने का मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, एक सर्कल जिसका रेडियस r है, यहां से यहां तक इसका रेडियस r। इस सर्कल के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पार्टिकल गोली 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 घूम रहा है। ठीक है ना बेटा। अब ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल भी घूमेगा, गोल 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 घूमेगा, तो वेलोसिटी ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब रेडियस ये हो गया। अब इस पे फोर्स लगेगा। अब मैं आपको समझा देता हूं, या आपके वर्क एनर्जी पावर एंड आगे की तरफ पढ़ेंगे चीजें, रोटेशन मोशन वगैरह में भी चीजें समझेंगे थोड़ा बहुत, और लॉज ऑफ मोशन भी समझेंगे कि भाई कभी भी कोई चीज सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स काम करती है। सर्कुलर ट्रैक पे घूमने वाली चीज को सेंटर की तरफ तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स बनाए रखती है, जबकि आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाए रखती है। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाए रखती है। तो ये क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। कहने का मतलब कि जो सेंटर की तरफ बनाए रखा है इस पार्टिकल गोली 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 घूमे जा रहा है, जो फोर्स इसको सेंटर की तरफ बनाए रखे हैं उस फोर्स की वैल्यू बताओ, उसका एक्सप्रेशन निकालो विद द हेल्प ऑफ फोर्स F एक्टिंग ऑन पार्टिकल मास m। जिस पार्टिकल का मास m है उसकी वेलोसिटी v है और सर्कल में घूम रहा है, रेडियस इसका r है, तो उसके ऊपर बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा। तो मैं आपको समझा दूं पहले, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mv² अपॉन r, उसके मास वेलोसिटी के स्क्वायर और रेडियस के इतने पे लगता है। तो करने से पहले हमारे पास कुछ फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है कि हम क्या करेंगे, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस चीज की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है उसी को उठाओ, फोर्स की एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। अब देखो फोर्स किस पे डिपेंड है, एक्टिंग, फोर्स F एक्ट कर रहा है किस पे, एक पार्टिकल जिसका मास m है। तो पहला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m, इसकी पावर a मान लो, इसका कोई भी कोफिशिएंट एक मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। फर्स्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मास m, पहला तो मास हो गया, ले लिया। मूविंग विद वेलोसिटी v, मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, जो उसकी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है उस पे भी, तो इसको सेकंड को फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर b, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है ना। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, उस सर्कल के रेडियस r पर, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर c, दैट इज थर्ड इक्वेशन। अब क्या करो, क्योंकि फोर्स देखो तीनों में कॉमन है, फोर्स इस पे भी डिपेंड कर रहा है, फोर्स इस पे भी डिपेंड कर रहा है, फोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है, तीनों में कॉमन है। तो क्या करो, अब आप इसको फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों को एक साथ, क्योंकि फोर्स सब में तो सबको एक साथ लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप है, स्टेप सेकंड ये है, स्टेप सेकंड बेटा ये है कि जब तीनों आगे जितनी भी चीजें, यहाँ तीन आगे, कहीं दो होंगी कहीं चार होंगी, जितनी भी है उनको सबको एक साथ लिख लो, क्योंकि फोर्स लेफ्ट में तो फोर्स एक बार आएगा और ये क्या आ जाएगा, मास की पावर a और वेलोसिटी की पावर b, जितने कोफिशिएंट ऑफ पावर से आपने रख रखा है उसको डाल दो। किताबें XYZ भी लिखती हैं, बट मान लो मास की पावर a b और ये r की पावर c। ठीक है ना। ये अब क्या करो बेटा, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन मान लो। अब क्या करना है बेटा, स्टेप थर्ड में क्या करना है, यहाँ करवाता हूँ। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड के अंदर जब आप ऐसा कर लें तो उसके ना दोनों तरफ डायमेंशनली ओपन कर दें, ओपन इट डायमेंशनली, इसको डायमेंशनली खोल डालें, इसको डायमेंशनली ओपन कर डालें। तो जब आप इसको डायमेंशनली ओपन कर डालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है
एम में एल टी माइनस टू इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट क्या जाएगा, मास का डायमेंशन, ये मास था ना, क्वेश्चन ने कह रखा मास का डायमेंशन m होता है, m की पावर a, और वेलोसिटी का डायमेंशन, क्योंकि मूविंग विद वेलोसिटी, डायमेंशन इसका, क्योंकि मैंने कह रखा ओपन इट डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन खोल डालो, क्योंकि डायमेंशन का यूज करना ना मैंने इस वेलोसिटी का डायमेंशन। सर जी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है एल और टाइम टी, एल टी माइनस वन। ओके, तो ये हो गया एल टी माइनस वन की पावर बी, ये इसका डायमेंशन हो गया। और रेडियस, बेटा रेडियस जो है, अब रेडियस का डायमेंशन क्या होगा, सर जी अगर ध्यान दें तो रेडियस एक प्रकार से दूरी, लेंथ ही तो है, लेंथ, तो इसका डायमेंशन एल की पावर क्या हो गया, सी हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब ना देखो इसके ऊपर कुछ नहीं तो वन होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो वन होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो वन होगा ना, इसके ऊपर वन वन, एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू इज इक्वल्स टू के, वन वन जा वन, दैट इज एम की पावर ए, ये हो गया, ठीक है बेटा। एल की पावर बी, एल की पावर बी हो गया ये, और टी की पावर माइनस बी हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्ट ना, और एल की पावर हो जाएगा सी। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। अब बेटा मैथ के अकॉर्डिंग देखो, जो बेस सेम हो, जैसे एल और एल, यहाँ पर दोनों एल, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ना, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को क्या करा हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट वाला साइड तो अपने आप इधर आ गया पूरा लेफ्ट, और राइट वाला साइड एक साथ आ जाता है, ये रूल होता है बेटा, राइट वाला साइड एक साथ आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, सब मल्टीप्लाई में, तो जो बेस है उसकी पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m की पावर a और l, ये b और यहाँ c, तो इट विल बिकम b प्लस सी, बेटा ऐसा हो जाएगा b प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा t की पावर माइनस b हो जाएगा। आया समझ में बेटा, मैंने क्या कर दिया, जो बेस सेम थे उनकी पावर्स मैंने जोड़ दी, b प्लस सी, क्योंकि बेस सेम था पावर जोड़ गई, ये हो गया m की पावर वन, l की पावर वन, t की पावर माइनस टू। बेटा यहाँ भी ये आ गया, यहाँ भी ये आ गया। अब क्या करो, कंपेयर कर दो, क्योंकि देखो बेटा जब क्वेश्चन ने कह रखा है कि फोर्स किस पे डिपेंड, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। जब क्वेश्चन नहीं कह दिया कि फोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो फोर्स का डायमेंशन है वो इनके डायमेंशंस के बराबर होगा। समझो, लॉजिक समझो, इसका मतलब जो फोर्स का डायमेंशन है वो इन सब के डायमेंशन के बराबर होगा। और फोर्स का डायमेंशन क्या है, ये है फोर्स का डायमेंशन, और इन सब का डायमेंशन ए, बी और सी। इससे हम क्या करेंगे, इस ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके क्या करेंगे, ए, बी, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देखो मास की पावर ए और ए, तो ये देखो ये बेस तो सेम, ये बराबर इसके होगा, तो ए इज इक्वल टू वन आया कि नहीं आया भाई, ए इज इक्वल टू वन आ गया ना। टाइम की पावर माइनस टू और टाइम की पावर यहाँ बी, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू आया, बी से ये से गया, तो बी इज इक्वल टू टू आ गया बेटा। ओके ठीक है, एंड लास्ट वन क्या, एल की पावर बी प्लस सी और एल की पावर यहाँ पर वन, कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो कंपेयर करने में क्या होता है, ये जो बेस है इससे कंपेयर कर तो पावर कंपेयर हो गई अपने आप, इससे कंपेयर कर तो पावर अपने आप कंपेयर हो गई। तो अगला b प्लस सी इज इक्वल टू वन, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू वन के बराबर है। और बेटा a की वैल्यू आप पहले निकाल ही चुके हो, b की वैल्यू आप पहले निकाल ही चुके हो, तो b आ गया टू प्लस सी इज इक्वल टू वन, तो c इज इक्वल टू आ गया वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो बेटा c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, ये c की वैल्यू आ गई, ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई b की वैल्यू, ये आ गई c की वैल्यू। और फाइनल स्टेप में क्या करना है बेटा, फाइनल स्टेप के अंदर ये तीनों वैल्यू उठा के इस फोर्थ वाले में डालना है। स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट स्टेप फोर्थ है। मैं इसको रफ करता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा फाइनल स्टेप करते हैं। अब ए, बी और सी, स्टेप फोर्थ, ए, बी एंड सी पुट इन फोर्थ इक्वेशन, चौथी इक्वेशन में इसको डाल दीजिए। चौथी इक्वेशन कहाँ रही, ये रही, आपने पहले इसको कंसीडर कर रखा था। तो f इज इक्वल टू, बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटती तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है फिजिक्स के अंदर, तो ये हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, m की पावर a, और a की वैल्यू क्या आ गई वन, तो दैट इज m की पावर वन, b की पावर b और इसकी वैल्यू दो, v की पावर टू और r की पावर c और c की वैल्यू माइनस वन, दैट इज r की पावर माइनस वन, ये आ गया। तो बेटा ये हो गया m v स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि माइनस था तो नीचे आएगा। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स किसका, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है कि नहीं। और शुरू में मैंने बता रखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो उसको सेंटर की तरफ बनाए रखने के लिए एक फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो इसके मास, इसके रेडियस और इसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला भी हमारा सही निकल के आया। तो हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन का उपयोग करके
जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज को रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से आप फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है बेटा, नोट कर लिए फटाफट इसको। देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन। बेटा देखो, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जो पेंडुलम वॉच होती है ना, वो ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है 11th क्लास के अंदर कि पेंडुलम है। पेंडुलम एक बार यहाँ जाएगा, एक बार ऐसे घूमता घूमता यहाँ जाएगा और यहाँ पर, तो ये ऑक्सीलेट करेगा ऐसे जुम 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 जुम। तो बेटा अब क्या होगा, जब मगर मान लो मैंने इसको यहाँ से ऑक्सीलेट कराना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ऑक्सीलेट कराना स्टार्ट करा, यहाँ से यहाँ गया, देन यहाँ गया, उसे कहेंगे एक टाइम पीरियड, मतलब एक ऑक्सीलेशन, उसे कहेंगे एक ऑक्सीलेशन। और ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन में लिया गया समय कहलाता है टाइम पीरियड, कि मतलब एक चक्कर कितनी देर में पूरा किया जा रहा है, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है कि इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब। तो बेटा देखो, ये बॉब है ना, इसे बॉब कहते हैं जो नीचे, तो इसका मास, लेंथ ऑफ थ्रेड, क्योंकि ये धागे की कुछ ना कुछ लंबाई तो होगी ना, लेंथ ऑफ थ्रेड, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी ने भी तो उसको अपनी तरफ से पकड़ रखा, खींच रखा है, तो इस ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, तो बताइए उसका एक्सप्रेशन दीजिए, उसके मैथमेटिकल फॉर्म दीजिए। तो चलिए आंसर में देखते हैं अब। मतलब फर्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसकी पावर ए फर्स्ट। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बेटा स्टेप बाय स्टेप, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसकी पावर 2, मतलब इसकी पावर बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा बिल्कुल मैं। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ग्रेविटी, और इसकी पावर सी। मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया कि जिस जिस चीज़ पे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मैंने उस डेटा को लिख दिया। अब क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बेटा मैंने ऐसा डेटा ले रखा है, इसमें 3 चीज़ें हैं, डेटा में 4 चीज़ भी आती है। अब तीनों कंबाइन कर दें, कंबाइन। जब मैं तीनों कंबाइन करूंगा तो लेफ्ट में टाइम है तो टाइम अकेला ही रह जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था, ओपन इट डायमेंशनली। अब इनको दोनों को डायमेंशनली खोल डालिए, लेफ्ट राइट दोनों को, तो ओपन इट डायमेंशनली, डायमेंशनली इसको खोल डालिए। जब आप इसको डायमेंशनली खोल डालेंगे तो T इज इक्वल टू K हो जाएगा, m की पावर a, लेंथ, बेटा मास का डायमेंशन तो मास ही रहेगा, क्या दिक्कत है, m आ गया ना भाई, और l लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन l ही रहेगा, l की पावर b। और ग्रेविटी है, ये है प्रॉब्लम वाली बात, ग्रेविटी का डायमेंशन क्या रहेगा। तो बेटा ग्रेविटी का डायमेंशन जो होता है ना, मैंने पिछली क्लासेस के पिछले वीडियोस में बता रखा है, ग्रेविटी जो होती है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के अलॉन्ग गिर रहा है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन रहेगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है LT-1, और जंप करके ऊपर LT-1 और हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। बेटा ये डायमेंशन होता है। आपको फॉर्मूले वगैरह क्लियर होने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लियर होने चाहिए फॉर्मूले, थोड़े से आप याद कर लीजिए फॉर्मूले, कम से कम 20 फॉर्मूले तो आप याद करिए। तो ग्रेविटी का डायमेंशन आ गया ये, इसकी पावर सी। फिर हम क्या करते थे, फिर हम ना इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवा दो, T। अच्छा इस तरफ इसका डायमेंशन लिखता हूँ, तो सर जी ये टाइम पीरियड है, इसमें मास तो 0 होगा, लेंथ 0 होगा, टाइम की पावर सिर्फ 1 लगेगा ना, अगर इसका डायमेंशन ओपन करो, क्योंकि मैंने बोला था मास लेंथ टाइम के फॉर्म में ओपन होता है। ये क्या हो जाएगा, m की पावर a, क्योंकि प्रोपोर्शनल तो कांस्टेंट है, m की पावर a, l की पावर b, और यहाँ पर आ गया l की पावर c, क्योंकि c बन जा c, और t की पावर -2c, ऐसा हो गया बेटा। ओके, अब देखो यहाँ पर बेस सेम, तो इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब क्या करो, कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग, है ना, लास्ट स्टेप ऑन कंपेयरिंग। यहाँ पर बेटा आपने इसको फोर्थ इक्वेशन नाम नहीं दिया, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ कंपेयर करने पर, जब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो क्या मिल जाता है, m की पावर 0, m की पावर a, तो बेटा a इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अरे भाई m की पावर 0 और यहाँ पर m की पावर है, तो इसका मतलब जब कंपेयर किया तो a इज इक्वल 0, l की पावर 0, l की पावर b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल टू आ गया 0, और t की पावर 1 और t की पावर -2c, तो -2c इज इक्वल टू आ गया 1। बेटा पूरी एज इट इज पावर कंपेयर होगी ना, यहाँ पर +1 यहाँ पर -2c डायरेक्ट, तो c इज इक्वल टू आ गया -1/2।
c इज इक्वल टू आ गया -1/2। अब यहाँ पर देखो बेटा c आ गया, a आ गया, b निकालना है ना। अब इस c की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो b -1/2 इज इक्वल 0, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। देखो बेटा a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ करता था कि इन सभी चीजों को उठा के फोर्थ इक्वेशन में अप्लाई कर दो, तो कर दो, चलो नोट कर लो फटाफट। चलिए बेटा अब इनको क्या करो, अप्लाई कर दो। a b एंड c पुट इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन कहाँ गई, ये रही। तो t इज इक्वल्स टू k, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो कोई दिक्कत नहीं, m की पावर a, और a की वैल्यू कितनी आई भाई 0, तो 0 हो गया। और l की पावर b, और b की वैल्यू कितनी आई, कहाँ गया b भाई 1/2 हो गया। और g की पावर c, और c की वैल्यू कितनी आई -1/2 ही हो गया। बेटा माइनस है तो कभी ना कभी प्लस रहा होगा, नीचे रहा होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ m की पावर 0 तो खत्म हो गया, तो 1 रह गया। किसी की पावर 0 तो 1 होता है वो। l की पावर 1/2 और नीचे g की पावर 1/2, फिर बेटा 1/2 ये टोटल की पावर 1/2 चला जाएगा, टोटल की पावर 1/2 चला जाएगा। अब ये टोटल की पावर बेटा 1/2 का मतलब रूट होता है, तो k अंडर द रूट ऑफ l/g हो जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम, ये होगा उस पेंडुलम का टाइम पीरियड। जब मैं बेटा k की वैल्यू फाइंड करता हूँ, उसकी कांस्टेंट है 2π अंडर द रूट l/g, तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। नोट कर लिए बेटा इसको फटाफट। चलिए बेटा आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव डिपेंड ऑन वेवलेंथ लैम्डा डेंसिटी। कहने का मतलब देखो भाई ऐसे पानी है ना, पानी की लहरें है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, है ना भाई। तो पानी की लहरें, तो जो ये वेव बन रही हैं, क्योंकि आपको पता है वेव क्या होती हैं, जैसे ये वेव है भाई 9th में इतना पढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ लैम्डा होता है, क्रेस्ट होता है, इसे क्रेस्ट कहते हैं, इसे ट्रफ कहते हैं ना भाई। ओके जी, तो जो इसकी वेलोसिटी है, वेव की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पर। तो पहले वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इसकी पावर a, फर्स्ट इक्वेशन। वेवलेंथ फुल स्टॉप डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी पावर b, सेकंड। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर c, थर्ड। ओके, अब क्या होता है, डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज, इन क्वांटिटी के बीच में, इन तीनों क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताइए, ठीक है ना। तो बेटा वो आप कर लेंगे, आप करते रहेंगे, आप इसमें कमेंट कर देंगे तो मैं एक छोटा शॉर्ट बना के डाल दूंगा कैसे होगा, आप एक बार ट्राई करिए किस तरीके से किया जाएगा। मैं एक बात और समझा दूँ थोड़ी देर पहले, जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, t इज इक्वल टू 2π अंडर द रूट l/g। इसमें थोड़ा सा एक और बात मैं बता दूं, जैसे देखो बेटा जो लेंथ और ग्रेविटी, आपने देखा जब क्वेश्चन दिया गया था तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था मास, लेंथ, ग्रेविटी, इस पे सब लिखा था, लेकिन फॉर्मूले के अंदर मास गायब हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है, सही बताऊं तो टाइम पीरियड, किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड, जो कोई टाइम पीरियड घूम रहा है पेंडुलम वगैरह, पेंडुलम कितना भी भारी हो, आप पूरी बिल्डिंग को लटका के घुमा दो, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड मास से एब्सेंट ही हो गया। समझिए, जो फॉर्मूले में चीज़ है ही नहीं उससे एब्सेंट है, उससे एकदम इंडिपेंडेंट है। उसी प्रकार यहाँ पर दो तीन क्वांटिटी आ गई। अब क्वेश्चन ने तो भले बोल दिया, लेकिन करते करते लास्ट में वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी जिन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। और बेटा ये फॉर्मूला रियल है, ऐसे कोई हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं है, ये फॉर्मूले रियल है, मतलब ये फॉर्मूले आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगे, जो रियलिस्टिक फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूले यूज़ किए आएंगे कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए यूज़ किए आएंगे। इनमें जो फॉर्मूला निकल के आएगा, एक चैप्टर आपका वेव एंड ऑक्सीलेशन चैप्टर, ऑक्सीलेशन वेव, वहाँ पर ये फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी वाला। तो बेटा थोड़ा ध्यान से करना और समझ के करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका एक शॉर्ट बना के वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए बेटा पढ़ते रहिए, बाय बच्चों।